अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ टोट एंड काइंड्स ऑफ लायबिलिटी, जिसमें हम देखेंगे कि टोट क्या है, टोट लायबिलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं टोट लायबिलिटी में, और लास्ट पर काइंड्स ऑफ टोट लायबिलिटी कौन कौन सी हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टोट क्या है। टोट एक फ्रेंच वर्ड है जो कि एक लैटिन टर्म टोटम से अहज़ हुआ है, जिसका मतलब होता है रोंग, मतलब कि किसी को बिला वजह तंग करना, अजियत पहुंचाना। जो टोट कमिट करता है उसे टोट फीजर, और जो एक्चुअल में रोंग हुआ होता है, जो टोट कमिट हुआ होता है, उसे टोटियस एक्ट कहते हैं। कॉमन और सिविल लॉ में टोट कहते हैं किसी को फिजिकली इंजर करना या उसको डेफेमेशन करना, यानी उसकी रेपुटेशन ख़त्म करना या उसे बदनाम करना, इस तरह का कोई भी एक्ट करना, या किसी का ट्रेस पास टू लैंड करना, मतलब बिना बताए उसकी प्रॉपर्टी में दाखिल हो जाना, ये सब कुछ टोट है। इस पर मैंने एक मुकम्मल लेक्चर ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहां से जाकर आप ये मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने टोट को सिर्फ इतना सा ऐड करना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है टोट लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लीगल टर्म्स में हम कहेंगे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। इसका मतलब क्या होता है टोट लायबिलिटी का? कि अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब देना किसी रोंग का या सिविल रोंग का जो आपने कमिट किया है, उसका जो एहतसाब होता है या कंपनसेशन होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोर्ट ने आपको पकड़ लिया और आप गिल्टी साबित हो जाते हैं, तो जो कंपनसेशन आपको पे करनी पड़ती है उसे हम कहते हैं लायबिलिटी। डेफिनेशन की बात करें तो जो अमाउंट ऑफ मनी होती है जो कि एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन को ओज करनी पड़ती है, मतलब पे करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं टोट लायबिलिटी। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है कंडीशंस। जैसे कि हमने एसेंशियल्स ऑफ टोट में पढ़ा था, वही 3 कंडीशंस यहाँ पे लगेंगी। सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट, कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे लीगल डैमेज होना चाहिए, जो एक्ट हुआ है उससे किसी का नुकसान हो, कोई इंजरी पहुंचे उसे, दूसरा ये। और तीसरी रेमेडी, जो कि एक प्रोसेस होता है, वो मौजूद ज़रूर होना चाहिए। वेयर देयर इज़ अ रॉन्ग देयर इज़ रेमेडी। रेमेडी होती है हर रॉन्ग के लिए, तो रेमेडी ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। मतलब रेमेडी मौजूद नहीं होगी, इसका मतलब क्या है? कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट ही नहीं हुआ। और लास्ट पे हमारे पास आती हैं इसकी काइंड्स। लायबिलिटी की काइंड्स टोटल 5 हैं, जिसमें सबसे पहले आती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है? नो डिपेंड ऑन एक्चुअल नेग्लिजेंस, मतलब ये डिपेंड नहीं करती कि अगले बंदे की इंटेंशन थी किसी को नुकसान पहुंचाने की या नहीं थी, ये सिर्फ अप्लाई हो जाती है, लायबल हो जाती है। अब ये कैसे हो सकती है? इसमें हमने रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस भी पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि 3 इंग्रेडिएंट्स इसके होते हैं। सबसे पहले एक डेंजरस थिंग, आप कोई डेंजरस थिंग अपनी प्लेस पे लेके आते हैं, और दूसरे नंबर पे वो एस्केप कर जाती है। मतलब अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी में किसी शेर को रखा हुआ है और आपकी मर्जी हो या ना हो और वो आपकी जगह से निकल जाए बाहर, तो तीसरा ये नॉन नेचुरल थिंग हो, मतलब घर में आमतौर पे कोई शेर रखता तो नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, नॉन नेचुरल है। जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे तो फिर ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए लायबल हो जाएगा। तो अगर आपको अभी तक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी समझ नहीं आई तो इस पे मुकम्मल डिटेल्ड लेक्चर मैंने पहले से अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरी काइंड आती है वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है? ये होता है कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे की गलती के लिए लायबल हो जाए। अब ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे पॉसिबल है जैसे किसी एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, जब वो ड्यूटी पे हाजिर है तो अगर वो कोई ऐसा एक्ट कर देता है जो कि टोट के ज़ुमरे में आ जाता है, तो उसके लिए एम्प्लॉय नहीं बल्कि एम्प्लॉयर जिम्मेदार होगा। मिसाल के तौर पर किसी फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और वो उसकी निगलिजेंस हो या ना हो, चाहे जो मर्जी हो, वो कोई गैस लीकेज कर देता है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट सारा ख़राब हो जाता है। तो अब जिम्मेदार वो एम्प्लॉय नहीं होगा बल्कि वो एम्प्लॉयर होगा, जो कि फैक्ट्री ओनर है, जिसकी फैक्ट्री है, जिसने वो एम्प्लॉय हायर किया हुआ था। अगर आपको ये वाइकेरियस लायबिलिटी समझ आ गई तो ठीक। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, वैसे तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी वीडियो भी मैंने पहले से अपलोड कर दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है जॉइंट लायबिलिटी। जॉइंट लायबिलिटी जैसे कि वर्ड से ही शो हो रहा है, जॉइंट। जॉइंट का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा लोग। इसमें डिफेंडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और सारे ही लायबल होते हैं। मतलब कोई एक फोत भी हो गया
कोई किसी एक की डेथ हो गई तो बाकी जो जितने भी बचे हैं वो मुकम्मल कंपनसेट करेंगे। मिसाल के तौर पर 3 लोग हैं और उन्होंने कोई टॉर्ट कमिट कर दिया है, जॉइंट लाइबिलिटी में वो आएंगे, फॉल करेंगे। लेकिन अगर उनमें से 2 मर जाते हैं और 1 बच जाता है तो उस एक को पूरी कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। इस टॉर्ट के लिए तो एक सेक्शन भी मौजूद है पीपीसी में, सेक्शन 34, जिसमें क्या है कि कॉमन इंटेंशन के जुराइम को डील करता है और यहीं पे कॉमन इंटेंशन भी लग सकता है। चौथे नंबर पे हमारे पास आती है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। इसमें क्या है कि अगर कोई एक पार्टनर किसी को कुछ नुकसान पहुंचाता है, रॉन्ग करता है, तो उसका नुकसान पूरी फर्म को होगा और वो सबसे पहले वो फ्रॉड होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, अगले को नुकसान पहुंचना चाहिए। इसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। मिसाल के तौर पर ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स हैं। ए डील करता है डी के साथ जो कि एक फ्रॉड करता है और डी को इसका नुकसान भी होता है, तो सिर्फ ए जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि पूरी फर्म जिसमें ए, बी और सी आएंगे तीनों जिम्मेदार होंगे। और लास्ट पे हमारे पास आती है पेरेंटल लायबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो लायबल होते हैं बच्चों के किसी भी रॉन्गफुल एक्ट के लिए। जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आया था, इसी तरह पेरेंट्स का भी। लेकिन सिर्फ अगर 18 ईयर्स से बच्चे नीचे हैं तो फिर अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।